नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 15 अप्रैल 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। एईडीओ का कल पेपर था। पेपर देख करके बहुत सारे बच्चे डर गए हैं। 2 मिनट उस पर बात करेंगे हम लोग शुरुआत में ही। जिनका अब एईडीओ का एग्ज़ाम बाकी है, मतलब जिनका अगले 2 चरण में होने वाला है, वो विशेष रूप से मैसेज कर रहे हैं कि हम क्या करें। आप कुछ खास कर नहीं सकते, आपका एग्ज़ाम है। एकमात्र चीज़ जो आपको करना है वो है जो आपने पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करें और एग्ज़ाम में ध्यानपूर्वक हल करें सवालों को। बस कल का पेपर जो लोग दे करके आए, जब उनसे बात की मैंने, तो उनका एक चीज़ कहना था, जो बीपीएससी की तैयारी करते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि पेपर में जितने भी सवाल थे उनमें एक खासियत ज़रूर थी। सवाल बहुत ही कठिन था, ख़ास तौर से साइंस, तो उसमें से कुछ ही सवाल करने लायक थे, बाकी स्किप करने लायक थे। तो एग्ज़ाम में कौन से सवालों को स्किप करना है, इसका विशेष ध्यान रखें। एक और जो ध्यान रखें वो है एलिमिनेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है एईडीओ एग्जामिनेशन में। कल का पेपर देख करके मैंने देखा कि बहुत सारे सवाल जो हैं वो ऑप्शंस पढ़ करके ध्यानपूर्वक अगर ऑप्शन केवल पढ़ा जाए तो आप आसानी से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका ज़रूर ध्यान में रखिएगा, एलिमिनेशन, और कौन से सवाल छोड़ने हैं, कौन से करने हैं, ये आपको सावधानी बरतनी है। बाकी लास्ट टाइम में पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। जो पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए और वही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, अलग अलग भाषा बना करके। ठीक है। जिनका 72 बीपीएससी है, क्या करे भाई, कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती है। सिलेबस जो है आपका उसको कंप्लीट पढ़ना चाहिए। पीवाईक्यू गेस करना, पैटर्न गेस करना, ये सब चीज़ें अब काम नहीं आएगा आपके एग्जामिनेशन में। ये मैं कई वर्षों से कहता आ रहा हूँ कि सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। सिलेबस में अगर लिखा हुआ है 1857 से लेकर के 1947 तक, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, तो उससे कुछ भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अगर सिलेबस में लिखा हुआ मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। एंशिएंट हिस्ट्री लिखा हुआ है तो उसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए डिटेल में पढ़ें चीज़ों को, एक भी चैप्टर को कम इम्पॉर्टेंट ना मानें, सभी चैप्टर को पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट का हो उसको अच्छे से लगाएं, प्रैक्टिस करें और रिवाइज भी करें। बस यही आपको करना चाहिए। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे अलग अलग चैप्टर्स का, अलग अलग इतिहास के, भूगोल के, पॉलिटी के खंडों का, उतना बेहतर होगा आपके लिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। बाकी तीनों पेपर होने दीजिए, तीनों चरण का एईडीओ का। उसके बाद हम लोग पेपर का विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार से आगे क्या क्या पढ़ा जाए। इसको डिटेल में अलग से देखेंगे हम लोग। पहले सारा पेपर होने दीजिए, डरिएगा मत। बीपीएससी पीटी में क्या इससे टफ पेपर आएगा 72 में? पेपर टफ नहीं होगा, जो टफ होगा वो ऑप्शंस इससे ज़्यादा कठिन बना देगा आपके लिए। सवाल का स्तर कल कोई कम नहीं था, बहुत शानदार सवाल हैं, लेकिन उसके ऑप्शंस ऐसे दिए गए थे जिसमें एलिमिनेशन लग रहा था। आपके एग्ज़ाम में ऐसा ऑप्शंस नहीं रहेगा। और दूसरा चीज़ जो टफ होगा 72 बीपीएससी में एईडीओ की तुलना में, वो है करंट अफेयर। कल के करंट अफेयर में एक सवाल को छोड़ करके जितने भी सवाल हैं वो क्या, कब, कहाँ, कैसे, वन लाइनर वाले फैक्ट हैं जो पूछे गए हैं। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में जो आपका होगा उसमें करंट अफेयर स्टेटमेंट वाले बड़े बड़े सवाल होंगे। बाकी जीएस का स्तर इसी लेवल का रहेगा। तो इस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। पहले तीनों पेपर हो जाने दीजिए, लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया है। देखिए क्या है आज का हेडलाइन क्या है। तो वुमेन कोटा को लेकर के स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, जिसमें माना जा रहा है कि महिला आरक्षण को लागू कर दिया जाएगा। जो राजनीतिक रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बिल लाया गया था उसको लागू कर दिया जाएगा। 2011 सेंसस के आधार पर परिसीमन का भी काम किया जाएगा। तो ये स्पेशल सेशन होने दीजिए, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रंप और मोदी जी की 40 मिनट तक बातचीत हुई। 40 मिनट तक की बातचीत में उन्होंने वेस्ट एशिया क्राइसिस को डिस्कस किया और इसके साथ साथ भारत और यूएस के संबंधों को भी डिस्कस किया गया है। ये टॉपिक भी अभी अपने रिलेवेंट है, इसको हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे। फिलहाल में जो ट्रंप ने कहा है उसके हिसाब से सेकेंड राउंड जो होता है वार्तालाप का ईरान और यूएस के बीच में, वो इस्लामाबाद में शुरू हो सकता है नेक्स्ट वीक में। ऐसी उम्मीद की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि एक वीक बाद से फिर से सेकेंड राउंड वार्ता का पीस टॉक का शुरू हो सकता है। आज का जो अपना पहला टॉपिक होगा वो अल नीनो होगा। बिहार में सम्राट चौधरी आपके नए सीएम बने हैं। सम्राट चौधरी जानते होंगे इनके बारे में। इनका असली नाम पहले राकेश कुमार था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप।
लेकिन इनको सज़ा हुई, जो पीके ने प्रशांत किशोर ने बताया था सज़ा हुआ, कोर्ट ने इनको दोषी पाया और सज़ा दी। उसके बाद से इन्होंने नाम परिवर्तन करके चुनाव लड़ा और एक बार चुनाव आयोग ने तो इनका नाम रिजेक्ट भी कर दिया था कि असली नाम से आओ वगैरह वगैरह। ये सब इनका इतिहास रहा। खैर जो भी है, अब यह सीएम हैं, अब यह बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आज इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे, नीतीश कुमार के पॉलिटिकल कैरियर को ज़रा डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाएंगे। शुरू करते एक एक करके। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। कृपया डेली प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको डेली प्रैक्टिस के लिए अचीवर ग्रुप में जुड़ना हो तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। कल हमने देखा था कि अल नीनो जो है वो इस बार हावी हो सकता है और अल नीनो के कारण से मानसून कमज़ोर हो जाता है। कैसे याद रखें इसको? दो सिचुएशन होता है, एक को कहा जाता है अल नीनो, मैंने एक बार ट्रिक बताया भी था, अल तो अकाल, अकाल अर्थात कम वर्षा, ठीक है। ला लीना, लाल नीना, इसी प्रकार से ला लीना, लीना होता है। तो ये लैटिन भाषा के शब्द हैं, लालीना और एलिनो। लालीना में क्या होता है? वर्षा ज़्यादा होती है। तो अल नीनो को याद रखेंगे तो लालीना अपने आप ही आपको याद रह जाएगा। तो इसको याद ज़रूर रखिएगा। हमारे आईएमडी ने, मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार सामान्य से कम बारिश होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। भारत के मौसम विभाग ने लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट, मतलब कि एक होता है प्रतिदिन के हिसाब से जारी किया जाता है कि आज कितना टेम्परेचर रहेगा, वर्षा होगी कि नहीं, आपके मोबाइल पर ही मैसेज आता होगा। थंडर स्टॉर्म नेक्स्ट 2 आवर में आने वाला है, इस प्रकार का डेली बेसिस का होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म का फॉरकास्ट, इस बार किस प्रकार से रहेगा, अगले 6 माह में मौसम, मानसून कैसा होगा कैसा नहीं, ये लॉन्ग टर्म फॉरकास्ट होता है। इसमें इसने बताया है कि इसके पूर्वी प्रशांत महासागर में जो अल नीनो डेवलप हो रहा है, इसके कारण से इस बार मानसून कमज़ोर रह सकता है। हम लोग अल नीनो को समझेंगे, बिल्कुल बच्चों वाली भाषा में समझेंगे। आज के बाद कभी आपको दिक्कत नहीं आएगा, बस आप निश्चिंत होकर के देखिएगा। एलपीए का अर्थ होता है दीर्घ अवधि का औसत। आईएमडी के अनुसार 50 वर्ष 1971 से 2020 वर्षा मौसम की अवधि में जून से सितंबर की, इसको चौमासा कहा जाता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जिसमें वर्षा खूब होती है। भारत के औसत मानसूनी बारिश 87 सेंटीमीटर है, ऐसा आईएमडी के द्वारा कहा गया। 2026 का पूर्वानुमान जो जारी किया है, इसी में चिंता का उसने कंसर्न बताया है कि इसमें भाई चिंता है, क्योंकि बारिश कम हो सकती। क्या यह पहली बार हो रहा है? नहीं, हर दूसरे तीसरे साल में इस तरह की घटनाएं रिपीट होती हैं। इस वर्ष बारिश एलपीए का 92% रहने की उम्मीद है। 5% के एरर मार्जिन के साथ आईएमडी के पैमाना के हिसाब से जब बारिश एलपीए के 90 से 96% के बीच में होती है तो उसे सामान्य से कम माना जाता है। ये फैक्ट मैंने आपको क्यों बताया है? मैं चाहता तो इस एक लाइन बता करके आगे चला जाता, लेकिन अगर उसने आपसे पूछ लिया कि बेटा मानसून कमज़ोर रहने का क्या मतलब है आंकड़ों में, तो फिर आप क्या बताएंगे? क्या कभी पूछा है? हाँ पूछा है। 2 दिन पहले सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसे पूछा है सूखा का मतलब क्या है। आपने तो पेपर नहीं देखा होगा सीडीएस का, लेकिन मुझे पढ़ाना होता है तो मैंने तो पेपर देखा, मैंने शेयर भी किया था। उसमें पूछा है सूखा का मतलब, जो सूखा घोषित किया जाता है उसका क्या तात्पर्य होता है। और ऐसे ही फैक्ट डाल करके पूछा है 75% कम वर्षा या अधिक वर्षा इत्यादि, जो भी उसके ऑप्शंस हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि एलपीए क्या होता है और किसे कहा जाता है सामान्य से कम वर्षा, बिलो नॉर्मल का डेटा क्या होता है, ये आपसे पूछ सकता है प्रीलिम एग्जाम में। फिर आप कहेंगे कि बहुत कठिन पेपर आया था। अल नीनो देखिए क्या है, अगर मैप में हम लोग देखेंगे, ये क्या है? ये पैसिफिक ओशियन है। यहाँ पर गर्म होगा तो यहाँ पर ठंडा होगा, यहाँ पर अगर गर्म होगा तो इस तरफ ठंडा हो जाएगा। ये चक्र चलता रहता, साइकिल है, यह साइकिल है। यह घटनाएं बार बार घटित होंगे ही, और यह नेचुरल है, कोई मैन मेड नहीं है, कोई जलवायु परिवर्तन के कारण से नहीं हो रहा है। यह अपने आप ही नेचुरल एक घटना है, जिसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझेंगे। अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है लिटिल बॉय। ईसा मसीह जो बाल यीशु होते हैं, छोटे यीशु, उनको स्पेनिश में अल नीनो कहा जाता था। ठीक है, यह प्रशांत महासागर में होने वाली एक मौसमी घटना है।
आसान परिभाषा, जब दक्षिण अमेरिका मुख्य रूप से पेरू और इक्वाडोर के पश्चिम तट के पास समुद्र का पानी सामान्य से बहुत अधिक गर्म हो जाता है, यहाँ पर पानी क्या हो रहा है, यहाँ पर पानी का तापमान बढ़ रहा है, यहाँ पर पानी का तापमान बढ़ रहा है। इसको याद रखेंगे, पानी का तापमान बढ़ रहा है। इसके कारण से क्या होगा, तो इस घटना को अल नीनो कहते हैं। यह घटना आमतौर पर हर 2 से 7 साल में एक बार होती ही है। हर 2 से 7 साल में एक बार होती ही है। 2 से 7 साल में एक बार होता ही है। नेचुरल है, कुछ भी इसमें मैन मेड नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है जिसके कारण से यह होता ही है 2 से 7 सालों में। अल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव कैसे और क्यों पड़ता। लेकिन इससे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए था, पता नहीं कितने बच्चों के दिमाग में आया होगा कि ये जो पानी यहाँ पर गर्म हो रहा है, ये क्यों गर्म हो रहा है, क्या कारण है कि यह गर्म हो रहा है, जबकि यहाँ पर तो पानी ठंडा रहता है। यहाँ पर पानी ठंडा रहता है, इसलिए ये जो भाग है यहाँ पर कम वर्षा होती है, यहाँ पर आपको मरुस्थल जैसी चीज़ें हमें जलवायु देखने को मिलता है। यह पानी गर्म क्यों हो रहा है, आपके दिमाग में आना चाहिए था, नहीं आया है। तो अब लाइए, होता क्या है, व्यापारिक पवनें जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। तो ये सामान्य तौर पर जो यहाँ पर पेरू के तट के पास में नीचे से ठंडा पानी ऊपर की ओर आ रहा है, उसे अपने साथ एशिया की ओर लेकर के आती रहती है। ठीक है, समय के साथ होता क्या है, हवा का चक्र बदलने के कारण से ये व्यापारिक पवनें जो हैं यह कमज़ोर हो जाती हैं, और इनके कमज़ोर होने से यहाँ का जो पानी बह कर के एशिया की तरफ में आ रहा था वो रुक जाता है, वो रुक जाता, और यह धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण से पानी यहाँ पर ऊपर स्थिर रहेगा, और इसके नीचे का जो ठंडा पानी जो पहले ऊपर आ रहा था वो अब नहीं आ पा रहा है। इसके कारण से यहाँ का तापमान गर्म हो जाता है, यहाँ का पानी गर्म हो जाता है। व्यापारिक पवनें कमज़ोर होने के कारण से यहाँ के तट के तापमान में परिवर्तन आता है, और यह नेचुरल प्रोसेस है जो हर 2 से 5 सालों में 7 सालों में रिपीट होता रहता है। इसको प्रेडिक्ट करना आसान होता है तुलनात्मक रूप से। अब जरा मानसून का भारत मानसून और इत्यादि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे ज़रा हम लोग समझेंगे। 2 नियम को याद रखिएगा, हवाएं हमेशा उच्च दबाव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। हाई प्रेशर ठंडा इलाका से निम्न दबाव लो प्रेशर गर्म इलाके की ओर चलती हैं। हाई प्रेशर यानी कि ठंडा इलाका, लो प्रेशर यानी कि गर्म इलाका। सामान्य तौर पर यही नियम होता है, सामान्य तौर पर यही होता है। जनरली मैं कह रहा हूँ सामान्य तौर पर यही नियम होता है। कोई यह कांस्टेंट नहीं होता है, केस के हिसाब से यह वैरी कर सकता है, जिसके बारे में कभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सामान्य वर्षों में पेरू दक्षिण अमेरिका के तट का पानी ठंडा होता है, जिससे वहाँ उच्च दबाव बना रहेगा। ठंडा पानी यानी कि हाई प्रेशर में क्या होगा, हाई टू लो की ओर पानी जाएगा। उसके साथ साथ व्यापारिक पवनें भी हैं, तो क्या होगा, पेरू के तट की ओर से पानी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया तट की ओर आने लग जाएंगे। सामान्य स्थिति में यही होता है। वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के पास समुद्र गर्म होता है, जिससे वहाँ निम्न दबाव बनता है। लो प्रेशर अर्थात हॉट मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए नमी से भरी हवाएं पेरू ऑस्ट्रेलिया दक्षिण हिंद महासागर की ओर आती हैं, जिससे हमारे यहाँ पर झमाझम बारिश होती है। हमारे यहाँ का जो मानसून होता है वो मजबूत होता है, इसके कारण से ह्यूमिडिटी हवाओं में बढ़ती है, जिसके कारण से मानसून मजबूत होता है नॉर्मल परिस्थितियों में। अब अल नीनो में क्या होगा, व्यापारिक पवनें कमज़ोर होंगी, जिससे ये जो ठंडा पानी आ रहा था और यह चक्र चल रहा था वो पूरा कमज़ोर हो जाएगा। अल नीनो में यह पूरा सिस्टम उल्टा हो जाता है। पेरू के तट का पानी अचानक बहुत गर्म हो जाएगा, यानी वहाँ लो प्रेशर बन जाता है। इसके विपरीत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के पास पानी ठंडा हो जाता है, वहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है। अब हाई से लो की ओर हवाएं जाएंगी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया की हवाएं जो हैं यह पेरू तट की ओर चलने लग जाएंगी, उधर जाने लग जाएंगी, जिससे भारत की ओर आने वाली ह्यूमिडिटी और भारत की ओर आने वाली नम वाली हवाएं जो हैं वह कमज़ोर हो जाएंगी, और इस कमज़ोर के कारण से मानसून वीक हो जाता है तुलनात्मक रूप से। हवाओं की दिशा बदलना, क्योंकि अब सबसे निम्न दबाव प्रशांत महासागर पेरू के पास बना, इसलिए दुनिया भर की नमी हवाएं पेरू की ओर खींचने लग जाती हैं।
क्योंकि पेरू के पास में लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो चुका है। भारत से नमी का छीन जाना, भारतीय मानसून पूरी तरह से हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी हवाओं पर चूंकि निर्भर है और ये हवाएं कहीं और की ओर मुड़ जाएंगी, जिसके कारण से वीक हो जाएगा हमारे यहाँ का जो मानसून है। अब आपको समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। लेकिन अल नीनो के कारण भारत की तरफ आने वाली नमी वाली हवाएं 20 से ही प्रशांत महासागर की ओर मुड़ जाती हैं। इसके कारण सूखे की स्थिति बन सकती है, तुलनात्मक रूप से कम वर्षा हो सकता है। एक चीज़ और मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपको एलिमिनेशन का मौका मिले, सूखा का मतलब ये नहीं होता है बिल्कुल ही ड्राई, नहीं। मासिनराम और महाबलेश्वर जो देश के सबसे अधिक वर्षा वाले इलाके हैं, वहाँ पर भी सूखा पड़ सकता है। कैसे अगर वार्षिक रूप से यहाँ पर वर्षा का एवरेज 100 सेंटीमीटर है, लेकिन इस बार अगर 90 सेंटीमीटर वर्षा हुआ तो पिछले साल की तुलना में यहाँ पर सूखा पड़ा है। ये होता है सूखे की परिभाषा। ज़रूरी नहीं कि सूखा का मतलब बिल्कुल ड्राइनेस हो जाए, वो तो अकाल की स्थिति होती है। सूखा का मतलब होता है जो वहाँ का स्पेसिफिक एवरेज वर्षा की मात्रा है, अगर उससे कम उसको प्राप्त हो रहा है तो उसको सूखा कह दिया जाता है, या जिले वाइज घोषित किया जाता है। एक ही जिले का एक भाग में अच्छी वर्षा और एक भाग में तुलनात्मक से कम वर्षा हो तो भी सरकार उसे सूखाग्रस्त घोषित कर सकती है और उसके हिसाब से वहाँ पर मदद भी दिए जाते हैं। ये आपने देखा होगा, बिहार में पिछले कुछ वर्षों में कई सारे जिलों को सूखा घोषित किया गया है। अगर इसे एक लाइन में समझें अल नीनो को, तो अल नीनो प्रशांत महासागर में एक बड़े हीटर के चालू होने जैसा है, जो भारत के हिस्से की बारिश और बादलों को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे भारत प्यासा रह जाता है। इसी को अल नीनो कहते हैं। क्यों पढ़ाया मैंने अल नीनो? पीटी के लिए क्या? अरे भाई, मेंस में ज्योग्राफी में पूछा जाता है स्टैटिक टॉपिक, अल नीनो, ला लीना, इंडियन ओशन डाइपोल पूछा गया 67th में। तो आईओडी का कॉन्सेप्ट आसान है, लेकिन जनरली बीपीएससी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं उसे। अब सब कुछ पढ़िए, सारे अंतर भेद सब मिटा दिया बीपीएससी ने, सब पढ़ो। एथिक्स बस जोड़ दे तो यूपीएससी जैसा ही एग्ज़ाम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है द नीतीश एरा। नीतीश कुमार जी चले गए, कहाँ भाई? दिल्ली गए हैं और कहीं नहीं गए हैं। स्वस्थ रहें चचा हमारे। तो नीतीश कुमार जी लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहे हैं, बहुत लंबे समय तक रहे, बहुत सारे रिफॉर्म किए, बहुत सारे सुधार किए। एक बिहार की छवि को भी इन्होंने बदलने का प्रयास तो किया ही, लेकिन बहुत सारे सुधार नहीं कर पाए। जैसे बिहार आज भी उद्योग धंधे नहीं हैं, पलायन ये जब आए तो उसके तुलना में बढ़ा ही है, करप्शन ये जब आए तो उसके तुलना में बढ़ा ही है। ये भी है, कोई खास स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल दे करके नहीं गए। वुमेन एम्पावरमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्राइम को कम करने में इनका योगदान है, और कुछ सरकार का स्तर बहुत ही अच्छे रिफॉर्म किए हैं, इसमें भी इनका योगदान है। लेकिन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का जो काम है वो ये नहीं कर पाए, बिल्कुल भी नहीं कर पाए। आपने किसी एक ऐसे संस्थान का नाम नहीं सुना होगा बिहार से जो पिछले 20 वर्षों में बहुत तेज़ी गति से उभरा हो। कोई अच्छा यूनिवर्सिटी बना हो, ये भी नहीं सुना होगा आपने। कोई बहुत शानदार हॉस्पिटल हो, ऐसा भी नहीं सुना होगा आपने। बल्कि पीएमसीएच की ग्लोरी तो कम ही हो गई है। जो भी रहा, इनका कार्यकाल पिछले सरकारों की तुलना में तो अच्छा ही रहा है। बिहार लंबे समय तक, लगभग 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब वह राज्यसभा जा रहे हैं। उनका यह इस्तीफा बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़े युग का अंत है। लेकिन विडंबना देखिए, नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। नीतीश कुमार के सामने सम्राट चौधरी 10 जन्म लेंगे तो भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। आपको शायद पसंद ना आए तो कोई बात नहीं। 1974 जेपी आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया। इनका पॉलिटिकल कैरियर हम लोग जरा नीचे देखेंगे डिटेल में, इसको स्किप करते हैं। बहुत डिटेल में रहाऊंगा मैं इस टॉपिक को, क्योंकि सवाल यहाँ से पूछा जाएगा पॉलिटिकल कैरियर से। इंफ्रास्ट्रक्चर मैन के नाम से इनको जाना जाता है। बहुत अच्छी सड़कें बनाई, ये तो आंखों देखा है। पहले आज से अगर 20 साल पहले जाएं तो अगर कोई दरभंगा रात में उतरता था ट्रेन से तो गांव वो नहीं आते थे। गांव वहाँ से 30 किलोमीटर ही दूर है, जबकि है ना, वो गांव नहीं आते तो वहाँ स्टे कर जाते थे, क्योंकि बहुत ख़राब सड़कें थी। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि बीच में डकैती, छीना झपटी कुछ भी हो सकता है। ये अपने यहाँ की मैं कहानी बता रहा हूँ। आप सबके दिमाग में इस तरह की कहानी होगी, जो भी मेरे उम्र वर्ग के या मेरे से बड़े होंगे, कि ऐसी घटनाएं घटित होती थी। ये सच्चाई थी, इसको आप मिटा नहीं सकते हैं। गड्ढे वाली सड़क, जर्जर पुल इत्यादि से उन्होंने थोड़ा सा हमें
मुक्ति दी है। दूसरा कार्यकाल 2010 से 2015 में उन्होंने स्कूल, अस्पताल, सरकारी कार्यालयों के निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने बिहार म्यूजियम, सम्राट कन्वेंशन सेंटर, बापू टावर जैसे शानदार वास्तुकला के भवन निर्मित किए हैं। आलोचकों का कहना है कि वे केवल ईंट और गारे के विकास तक ही सीमित रहे। उन्होंने इमारतें तो बनाई, लेकिन उत्कृष्टता के संस्थान बनाने में संघर्ष किया उन्होंने, और वह नहीं बना पाए। बिल्कुल सही कहा है जिसने भी यह कहा है। कानून और व्यवस्था, जहां कांग्रेस का दौर सांप्रदायिकता का दौर था, लालू राबड़ी का दौर था वो जातीय नरसंहार का दौर था, जंगल राज भी उसको कई सारे लोग कहते हैं। वहीं नीतीश कुमार का कार्यकाल जो था, इसमें ना तो कोई जातीय हमने देखा नरसंहार का दौर, और ना तो कोई हमने दंगा फसाद का दौर देखा है। तो ये इसमें काफ़ी बड़ा इन्होंने सुधार किया। कानून को लागू करने में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। वाकई प्रशासन को बेहतर बनाया इन्होंने, ख़ास तौर से सेफ्टी सिक्योरिटी को। सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा इनको योगदान दिया जाता है। कर्पूरी ठाकुर ने कोटे के भीतर कोटा की शुरुआत की थी। लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को आवाज़ दी, ये भी सही है बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार ने कल्याणकारी और शिक्षा योजनाओं के लिए मुफ्त साइकिल, पोशाक योजना के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया। जिस चीज़ की नींव कर्पूरी ठाकुर जी ने रखा था, उसको थोड़ा सा बिल्ड किया लालू जी ने, और उसको इन्होंने परफॉर्म करके इम्प्लीमेंट करने का सबसे शानदार काम नीतीश कुमार जी ने किया, जिसको सोशल जस्टिस कहा जाता है। सोशल जस्टिस का क्या तात्पर्य होता है? जो भी दबा कुचला वर्ग है, जिसको एनसीईआरटी भाषा में कहा जाता है हाशिए पर स्थित वर्ग, महिला, मुस्लिम्स और उसके अलावा दलित, ओबीसी, एससी, एसटी जो हैं, इनको हर प्रकार से एम्पावर करने का प्रयास किया गया। ये तो हमने देखा है। उन्होंने लवकुश, कुर्मी कोयरी समीकरण से आगे बढ़ करके ईबीसी और दलितों के बीच अपना एक विशाल वोट बैंक तैयार किया। बाय डेवलपमेंट, बाय पॉलिसी, मार काट मचा करके नहीं, अपनी पॉलिसी से इन्होंने वोट बैंक तैयार किया। पंचायतों में आरक्षण, 2006 में पंचायतों महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य बना। पुलिस और राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू करने वाला आज बिहार पुलिस देश में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। ये भी इन्हीं को योगदान मिलना चाहिए, इन्हीं का यह योगदान है। जेंडर बजट पेश करने वाला पहला राज्य बिहार बना। जीविका, उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को जीविका के रूप में नया स्वरूप दिया, जिसमें 18 मिलियन महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 1.8 करोड़ महिलाएं हैं जिनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सरकार के लाभ मिलते हैं। गठबंधन के महारथी रहे। गठबंधन कई सारे सरकारों के साथ तोड़ा जोड़ा, सब कुछ किया, सब कुछ अपने हिसाब से इन्होंने किया। कुछ भी 20 वर्षों में बदला, सरकारें किसी की भी आई गई हो, फेस नीतीश कुमार ही रहेंगे। उस फेस को किसी ने चैलेंज नहीं किया, ना तो कर पाने की हिम्मत किसी के अंदर में थी जब तक नीतीश कुमार वहाँ पर थे। आप इसकी आलोचना करें, सही माने आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है नीतीश कुमार का राजनीतिक सफ़र, अभी सवाल आपसे यहीं से पूछेगा, पॉइंट बना करके इसे याद रखिएगा। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं भी एमसीक्यू में करवाऊँगा। 1972 बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अब एनआईटी पटना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक पास किया उन्होंने। पूर्णकालिक राजनीति में प्रवेश किया। 1974 में उन्होंने जेपी आंदोलन में हिस्सा लिया सक्रिय रूप से। जयप्रकाश नारायण पहला विधानसभा चुनाव 1977 में नालंदा जिला के हरनौत सीट से लड़ा, लेकिन वो हार गए। कब हारे? 1977 में। फिर लगातार जीत हारते रहे यहाँ से। 1985 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पहली बार हरनौत से ही जीत मिली। उस समय बिहार झारखंड एक हुआ करता था, और एमएलए बने। पहली बार एमएलए 1985, याद रखिएगा, ये सब प्रीलिम के फैक्ट हैं। पहली बार एमपी कब बने? पहली बार 1989 ईस्वी में लोकसभा चुनाव जीत करके सांसद बने और मंत्री भी बनेंगे। उन्होंने यह चुनाव 12 लोकसभा क्षेत्र पटना के तहत आता था, उससे लड़ा था और वहाँ इसे जीते थे। पहली बार मंत्री, संसद बनने के ठीक 1 साल बाद 1990 में पहली बार केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। उन्हें वीपी सिंह की सरकार में, राजा जी की सरकार में कृषि राज्य मंत्री बनाया गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार में एग्रीकल्चर राज्य मंत्री बने। इसे भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ये सारे के सारे फैक्ट आपसे। पहली बार मुख्यमंत्री कब बने? ये भी बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। पहली बार मुख्यमंत्री 2000 में बने थे। वो 7 दिन का ही उनकी सरकार चल पाई थी, क्योंकि बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री 2000 ईस्वी में बनते हैं। उसके बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा। उनकी असली सत्ता 2005 में शुरू हुई और उसके बाद से 2026 तक वो रहे हैं। इस बीच में कोई नहीं आया। बीच में एक बार लाए थे ये जीतन राम मांझी को, लेकिन
वो बोल रहे थे हम कुर्सी छोड़ेंगे ही नहीं, ये बोल रहे थे कैसे नहीं छोड़ोगे, छोड़ो। जो भी हुआ, लगातार ये 20 वर्ष जो है ये नीतीश कुमार का युग रहा है बिहार में। इसे अवश्य याद रखिएगा हर फैक्ट को जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है। नेक्स्ट टॉपिक है अनीता चौधरी जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनको मछली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या होता है मछली अवार्ड, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। शेरगढ़ अभयारण्य की रक्षक अनीता चौधरी है। शेरगढ़ राजस्थान के बरा जिले में स्थित है। यह राजस्थान के बरा जिले में स्थित शेरगढ़ अभयारण्य 30 वर्षीय महिला वन रक्षक अनीता चौधरी को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF द्वारा प्रतिष्ठित मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनीता चौधरी जी को सम्मानित किया गया। कल भी एक पुरस्कार से सवाल पूछा है जिसे हमने पढ़ा भी था, वो सवाल आपके करंट अफेयर में पूछा गया है। पुरस्कार के बारे में राजस्थान के रणथंभौर के प्रसिद्ध बाघिन मछली T16 इसका नाम था। यह बहुत ही प्रसिद्ध बाघिन थी। रणथंभौर और टाइगर रिजर्व आपने सुना है क्या? राजस्थान का सबसे फेमस में से एक है सरिस्का, रणथंभौर, ये सब नाम तो आपने सुना होगा। सम्मान में, इसी बाघिन के सम्मान में इस अवार्ड का नाम रखा गया। जिस अवार्ड का क्या नाम है? इसका नाम है मछली नेशनल अवार्ड। ये WWF और राजस्थान सरकार द्वारा वन्यजीव अभयारण्य 50,000 रुपये नगद और उनके जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री के लिए दिया जाता है। यह नाम 2 अलग अलग संदर्भों में आता है। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, यह पुरस्कार राजस्थान उत्कृष्ट वन रक्षक जैसे अनीता चौधरी को दिया गया है। मछली बाघिन डॉक्यूमेंट्री द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी इसी बाघिन पर जिसका नाम मछली था, जिसका नाम क्या था? द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर। इसको भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इस डॉक्यूमेंट्री को भी मिला था। और फिलहाल में राष्ट्रीय मछली पुरस्कार जो इस मछली बाघिन के नाम पर है वो अनीता चौधरी को दिया गया है। दोनों क्लियर हो गया होगा। मुख्य उपलब्धियां और कार्य, वन्य जीवों का बचाव किया इन्होंने बहुत बड़े स्तर, बहुत सारे जीवों को रेस्क्यू किया, बहुत सारे माफिया जो थे तेंदुपत्ता इत्यादि को लेकर के, उन सब से लड़ी है यह अनीता जी। इन्होंने ये साबित किया है कि महिलाएं केवल डेस्क जॉब के लिए नहीं होती हैं, बल्कि अच्छे से ट्रेंड किया जाए तो हर परिस्थिति में वो काम कर सकती हैं। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के बरा जिले में है। 9,880 हेक्टेयर फैला हुआ है। इतना उबड़ खाबड़ और पथरीला है या बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश के सीमा से लगे वन के करीब में है। अनीता इस अभयारण्य के लगभग 1/3 हिस्से की निगरानी करती हैं और इस निगरानी में सफल रही। इनको पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं जो है लेबनान और इजराइल की पहली बार वार्ता हो रही है। कहाँ पर? तो अमेरिका में। छोटा सा टॉपिक है, केवल जगह का नाम हम लोग देखेंगे। लेबनान और इजराइल में संघर्ष जारी ही है। हर दूसरे दिन लेबनान पर बम गिराता है इजराइल और वहाँ के लोगों की मृत्यु होती है। लेबनान जहाँ पर हिजबुल्ला, वहाँ की सरकार से भी ज़्यादा वहाँ पर एक संगठन था जिसको कई सारे देश टेररिस्ट संगठन ही मानते, हिजबुल्ला, ईरान समर्थित, उसका शासन चलता था। इसी प्रकार का तो यह देश है। कभी बहुत सुंदर देश हुआ करता था। कहते थे पृथ्वी पर सबसे सुंदर लोग लेबनान के लोग ही होते हैं, लेकिन अब तो किसी और ही चीज़ के लिए फेमस रहता है। ईरान और हिजबुल्ला चरमपंथी समूह के बीच 1 महीने से चल रहे युद्ध के बाद दशकों में पहली बार लेबनान और इजराइल ने वाशिंगटन, अमेरिका में सीधी कूटनीतिक वार्ता शुरू की है। बस यही आपसे पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया और अमेरिका जो है इसकी मध्यस्थता कर रहा है। मीडिएशन कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। अमेरिका की खुद वॉर चल रहे हैं, उससे पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है और अमेरिका मीडिएशन कर रहा है इजराइल और लेबनान का। हिजबुल्ला का विरोध, लेबनान की सरकार इस वार्ता के जरिए युद्ध समाप्त करना चाहती है। इजराइल के अनुसार लेबनानी सरकार अब हिजबुल्ला के कब्जे में नहीं रहना चाहती है। दूसरे हिजबुल्ला ने इस वाशिंगटन वार्ता का कड़ा विरोध किया है, इसमें भाग नहीं लिया है और इजराइल पर हमले भी तेज़ किए हैं। हिजबुल्ला का क्या जाता है इजराइल के हमले में? तो नॉर्मल सामान्य निवासी लेबनान के जो हैं वो मारे जाते हैं। इस तरह के संगठन आपकी देश के लिए कैंसर जैसे हो जाते हैं जो आपके देश को नुकसान ही पहुंचाएंगे। इसे छोटा सा टॉपिक था, वॉशिंगटन में हो रहा है, ज़रूर याद रखिएगा, पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक टेलर स्विफ्ट दीदी के बारे में पढ़ेंगे। टेलर स्विफ्ट टॉप 2026 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड नॉमिनेशन। आपसे पिछली बार भी बीपीएससी ने एक इसी प्रकार के म्यूजिक अवार्ड के बारे में पूछा था। क्या है ये? तो टेलर स्विफ्ट एज 66th ग्रैमी अवार्ड। ज़रा देखेंगे इस टॉपिक को।
क्या है? टेलर स्विफ्ट का नाम तो आपने सुना होगा, दुनिया की सबसे फेमस सिंगर हैं और इनके कंसर्ट जब होते हैं इतने लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे नाचते हैं कि भूकंप आ जाता है। ये सच है भाई, छोटे मोटे रिएक्टर स्केल का भूकंप पैदा कर देते हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग एक साथ एक मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं। पॉप सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट ने इस साल के अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड 2026 में सबसे अधिक 8 नॉमिनेशंस प्राप्त करके एक बार फिर से शीर्ष स्थान को हासिल किया है। क्या नाम है इनका? टेलर स्विफ्ट नाम है इनके गाने भी सुनते होंगे आप लोग। आर्टिस्ट ऑफ द ईयर उनके गीत द फेट ऑफ ओफलिया, यह गाना है जो बहुत फेमस हुआ है। के लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर और एल्बम द लाइफ ऑफ ए शो गर्ल के लिए एल्बम ऑफ द ईयर जैसी प्रमुख श्रेणियों में इनको नॉमिनेशंस मिला है। नॉमिनेशन के बारे में पूछ सकता है, जब इनको अवार्ड मिलेगा तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ऐतिहासिक उपलब्धियां क्या रही हैं? सबसे ज़्यादा इन्होंने AMA जीता है। AMA अमेरिका का म्यूजिक अवार्ड है। टेलर स्विफ्ट ने AMA इतिहास में किसी भी अन्य कलाकार की तुलना में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं। पिछले साल उनको 6 नामांकन मिले थे। द एरास टूर 2023 में शुरू हुआ एक उनका टूर था, उसका एरास टूर इतिहास का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला कंसर्ट टूर भी बन गया, जिसने खरबों डॉलर की कमाई की, बहुत बड़े स्तर की कमाई की इनके इस टूर ने। और ये छोटा सा फैक्ट था, आपसे पूछा जा सकता है, इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। कई बार इस तरह के सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा देखते हैं और क्या। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हंगरी, जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हंगरी में 15 सालों से एक डिक्टेटर शासन कर रहा था, जो वहाँ के विपक्षी पार्टियों को मिटा दिया उसने। सबको बोल दिया कि ये सारे के सारे देशद्रोही हैं। आपने सुना होगा इस तरह के कुछ विपक्षी पार्टी को देशद्रोही कहना। परिसीमन किया उसने भी, सारे लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों को उसने चेंज कर दिया और इस प्रकार से उनको बांटा ताकि हमारी ही पार्टी जीते। और पुतिन को अपना फेवरेट मानता था कि पुतिन के राहों पर हम चल रहे हैं। तो इनको हंगरी की जनता ने हरा दिया। कैसे हराया? जितनी विपक्षी पार्टियां थी वो सब मैदान से हट गई और एकमात्र व्यक्ति जो थे वो इनके खिलाफ लड़े और लड़ करके जीत भी गए। हंगरी चुनाव इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि माना जा रहा है यह यूरोप में दक्षिणपंथी डिक्टेटर प्रकार की जो सरकारें हैं उनका गिरना अब तय हो गया है। एक एक करके सारे ही गिरेंगे। विक्टर ओरबन की हार और पीटर मैग्यार, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। पीटर मैग्यार इनका नाम है। विक्टर ओरबन हार गए हैं और पीटर मैग्यार जो हैं यह जीत गए हैं। ऐतिहासिक जीत हुई है। यह हंगरी देश है जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। इसकी उत्तरी सीमा स्लोवाकिया और यूक्रेन से लग रही है। पूर्वी सीमा रोमानिया से लग रही है। दक्षिणी सीमा सर्बिया, क्रोएशिया और स्लोवानिया से लग रही है। पश्चिमी सीमा ऑस्ट्रिया से लग रही है और यह बुडापेस्ट इसका कैपिटल है। बुडापेस्ट का आपने नाम भी सुना होगा, एक बुढ़ा जो पेस्ट कर रहा है। बुडापेस्ट नाम ज़रूर याद रखिएगा, जिसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके जो नाइबर के कंट्री हैं उनका भी नाम याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया एंड ऑस्ट्रिया इसके क्या है तो पड़ोसी देश हैं और यह एक लैंड लॉक्ड देश है, इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। BBC से मैंने ये न्यूज़ उठाया। अप्रैल 2026 में हंगरी के संसदीय चुनाव में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। 16 वर्षों तक सत्ता में रहने वाले कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की चुनाव में करारी हार हुई है। 2/3 मेजॉरिटी से जीते हैं इनके जो विपक्ष में खड़े थे। उनकी जगह 45 वर्षीय विपक्षी नेता पीटर मैग्यार भारी बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत से उन्होंने चुनाव को जीता है। 2/3 लगभग में 66% मतदान उनको मिले हैं। पीटर मैग्यार मध्यवर्ती पार्टी टीजा 199 सीटों वाली संसद में लगभग 138 सीटें जीती है उन्होंने, इसलिए यह बहुत ऐतिहासिक माना जा रहा है। और यह ऐतिहासिक इसलिए भी माना जा रहा है कि पुतिन के समर्थक थे यह, पुतिन भी इनको समर्थन दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग इनको बड़ा पसंद करते थे क्योंकि डिक्टेटरशिप प्रकार का इनका शासन था। लेकिन जनता आखिरकार जीतती है। लोकतंत्र की खासियत यही होती है कि वो आपको मौका देती है बार बार। और लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी होती है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग भी आपको लोकतंत्र के जरिए ही मिलते हैं, जो पूरी दुनिया को तबाह करने की क्षमता रखते हैं और कर भी रहे हैं। तो लोकतंत्र के दोनों पक्ष हैं। अगर निबंध आए तो चर्चा कर सकते हैं। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाने की संभावना मोर देन 90% है क्योंकि हिस्टोरिक है। बहुत सालों बाद इस तरह की चीज़ें हुई है
इसलिए याद रखिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।